1 फरवरी 2026 वो तारीख जब देश का यूनियन बजट पेश हुआ। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का लेखा जोखा नहीं है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है जो आने वाले कई सालों के लिए देश की दिशा तय करने वाला है। इस बार के बजट का जो सेंट्रल थीम है ना, वो एक ही है, विकसित भारत। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है और आप देखेंगे लगभग हर बड़ी घोषणा इसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। तो चलिए अब जरा इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे झांकते हैं। इनको थोड़ा खोलकर समझते हैं कि इनका हमारी इकोनॉमी और हम सब पर असल में क्या और कैसे असर पड़ेगा। इस बजट को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी को पकड़ना होगा, और वो स्ट्रैटेजी है बुनियादी विकास पर फोकस। तो सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की। ये आप कह सकते हैं इकोनॉमी की हेल्थ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। सरकार का लक्ष्य है इसे जीडीपी के 4.3% पर रखना। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार खर्च को लेकर काफी अनुशासित है, और देखिए आर्थिक स्थिरता के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं बजट के पहले और शायद सबसे बड़े पिलर पर, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। और मैं बता दूं, यहां सरकार ने पैसा खर्च करने में कोई भी कमी नहीं रखी है। 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, जिसे कैपेक्स भी कहते हैं, उसके लिए ये अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब सिर्फ सड़कें और पुल बनाना नहीं होता। असल में ये इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करता है। सोचिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो सीमेंट, स्टील की डिमांड बढ़ती है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और इस बार खास तौर पर रेलवे पर फोकस किया गया है। इंडियन रेलवे को मिला है 2.65 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ब्रेकिंग एलोकेशन। इसका सीधा साधा लक्ष्य है हमारी यात्रा को पहले से ज्यादा सेफ और तेज बनाना। देखिए, रेलवे किसी भी बड़ी इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है, और इन्वेस्टमेंट उसी लाइफलाइन को और मजबूत करने के लिए है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे ठोस प्लान्स हैं। जरा सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 60 नई वंदे भारत ट्रेनें और 1200 से ज्यादा स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन। ये सब मिलकर रेलवे से सफर करने का पूरा एक्सपीरियंस भी बदल कर रख देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। डिफेंस सेक्टर को मिले हैं 6.5 लाख करोड़ रुपए। लेकिन यहां सिर्फ रकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके पीछे का आइडिया ज्यादा जरूरी है। और वो आइडिया है आत्मनिर्भर भारत, यानी देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। और ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक्शन में है। डिफेंस कैपिटल बजट का 75% हिस्सा, जी हां 75%, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनियों से खरीद के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये देश की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। इससे ना सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, बल्कि देश में हाईटेक जॉब्स भी पैदा होंगी। तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है, लेकिन इकोनॉमी का इंजन कैसे दौड़ेगा? चलिए अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जो असल में ग्रोथ और जॉब्स क्रिएट करेंगे। सरकार भविष्य के लिए 3 बड़े एरिया पर दांव लगा रही है। पहला, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में चिप्स ही नया तेल हैं। दूसरा, छोटे और मीडियम बिजनेसेस यानी एमएसएमईज को फ्यूचर चैंपियंस बनाने के लिए एक स्पेशल फंड, क्योंकि यही वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा जॉब्स देता है। और तीसरा, बायोफार्मा में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़ा मिशन। किसी भी देश की ग्रोथ स्टोरी के सेंटर में होते हैं उसके लोग, खासकर युवा। तो अब देखते हैं कि बजट ने एजुकेशन और भविष्य की नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने पर कैसे ध्यान दिया है। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है। 1 करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनीज में अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। और यही नहीं, उन्हें हर महीने 5,000 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये स्किल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप तक ही नहीं रुका है। एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक बड़ा बजट मिला है, जिसके तहत एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जो लोकल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देगी। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेजों में एआई के लिए 100 स्पेशल लैब्स बनेंगी। मतलब पूरी तरह से फ्यूचर की तैयारी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका इंतजार शायद सभी को था। इन सारी बड़ी बड़ी घोषणाओं का हमारी, आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है? जी हां, यही वो सवाल है जिसका जवाब हर नौकरी पेशा इंसान जानना चाहता है। टैक्स में आखिर क्या बदला और अब हाथ में कितना पैसा ज्यादा आएगा? तो ये है नई टैक्स व्यवस्था। इसमें स्लैब्स को पूरी तरह से बदल दिया गया है ताकि नई टैक्स रिजीम लोगों के लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। कम और मीडियम इनकम ग्रुप्स के लिए टैक्स की दरें घटाई गई हैं, जिससे उनके हाथ में अब ज्यादा पैसा बचेगा।
लेकिन इस बजट की सबसे बड़ी खबर यही है, सारे डिडक्शंस और रिबेट्स को अगर मिला दें तो अब 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर इफेक्टिवली कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। टैक्स के अलावा अगर देखें तो कुछ चीजें सस्ती हो रही हैं, जैसे कैंसर की दवाएं और मोबाइल फोन के पार्ट्स। वहीं दूसरी तरफ एनआरआई अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स और कुछ इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स महंगे हो सकते हैं। तो अब इन सब बातों को समेटते हैं। कुल मिलाकर इस बजट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए इसके फायदे और नुकसान दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो एक तरफ मिडिल क्लास के लिए टैक्स में एक बड़ी राहत है, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट है और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं सस्ती हुई हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कोई खास राहत नहीं मिली है और इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ चिंताएं हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस बजट की फिलॉसफी एकदम साफ है। ये शॉर्ट टर्म में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करता है। इसे पॉपुलिस्ट या लोक लुभावन की जगह डेवलपमेंट फोकस कहना ज्यादा सही होगा। और आखिर में ये बजट हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये डेवलपमेंट पर फोकस करने वाला अप्रोच वाकई एक विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगा, या फिर ये भविष्य पर खेला गया एक बहुत बड़ा दाव है? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।